नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजने के साथ ही न्यूज इंडिया पर समय हो चुका है सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार सरकार बनाने के लिए महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के बीच जोरदार टक्कर है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी हां, योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। बहरहाल खबर है कि पोस्टर को हटा लिया गया है, लेकिन महायुति और महाविकास आघाड़ी में दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। महायुति ने कुछ सीटों पर नाम फाइनल तो कर दिए हैं, लेकिन 20 से 25 सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। वहीं महाविकास आघाड़ी में अभी सीटों पर बात नहीं बन पाई है। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम योगी का फैक्टर कितना काम करेगा? और सवाल है कि हिंदू एकता से किसको खतरा, जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और इसीलिए वहां सियासी तनाव छा गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ इन दिनों छाए हुए हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में उनके होर्डिंग्स लगे हैं। इन होर्डिंग्स पर योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी के इस नारे की एंट्री हुई है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था, जिसके बाद सीएम योगी हरियाणा चुनाव में छा गए थे। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस पोस्टर को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जब भारत को आजादी मिली तो विभाजन हुआ, उसके बाद लोगों ने विभाजन की भयानक तस्वीरें देखी। देखो, ऐसा है कि बटोगे तो कटोगे। आपको मालूम है कि देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा यही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच तनातनी जारी है। हर दल का नेता किसी अन्य दल और संगठन पर निशाना साध रहा है। विपक्षी दलों के समूह महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी से ज्यादा गड़बड़ महायुति में है। साहब ने मुझे पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है और कुछ रास्ता बन सकता है, ऐसा हमें लगता है। अभी हम सीट शेयरिंग की मीटिंग में जा रहे हैं और रास्ता बनेगा, ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं। महायुति में बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन महायुति में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। कुछ सीटें हैं जिसे बीजेपी चाहती है और शिंदे गुट की शिवसेना भी इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। खासकर विदर्भ की सीटों को लेकर महायुति में पेच फंसा हुआ है। पहले बीजेपी और उद्धव की शिवसेना विदर्भ की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना विदर्भ की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अजित पवार भी कई सीटों पर अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन पार्टियों की सीटों को लेकर गुणा भाग जरूरी है, क्योंकि नतीजों के बाद जिसकी जितनी सीट होंगी उसकी बार्गेनिंग पावर उतनी ही होगी और इसीलिए हर पार्टी अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
चले तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो भी जुड़ चुका है, उनका ही रुख कर लेते हैं। भोला सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद है बीजेपी के, साथ ही संजय द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के, गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के हैं, राकेश अचल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, वहीं शिवानंद जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, अजय पाठक है प्रवक्ता बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस विवाद पर कि किस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले विवाद चल रहा है। भोला सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ही सवाल मेरा पहला यही होगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में खींचतान सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, काफी ज्यादा तनाव और तनातनी है, कई वरिष्ठ नेता हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी सीट का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हो पाया है। क्या समस्या आ रही है? भोला सिंह जी। चले राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है, चुनाव से पहले तारीख का ऐलान हो गया, तारीख का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया गया था, अब तारीख के ऐलान के साथ ही घमासान उतना ही गहरा होता जा रहा है, जंग जो है वो शांत नहीं हो रही है महाराष्ट्र में। राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले दोबारा रुक करने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम गेस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी खामियों के कारण समस्या आ रही है, दोबारा रुक करेंगे। लेकिन देखिए, एमवीए में सीटों को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे विदर्भ की सीटें मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर सहमति नहीं बन पा रही है उद्धव ठाकरे के साथ। और साथ ही अगर हम बात करें, विदर्भ में कांग्रेस बीजेपी की फाइट आमने सामने की होने वाली है, लेकिन आमने सामने की इस फाइट में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि विदर्भ की सीटें हमें दे दीजिए। वहीं विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है, इसे छोड़ना कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहती है। लेकिन अगर कांग्रेस विदर्भ की सीटें नहीं छोड़ती है, तो आखिर जो इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे शामिल हुए हैं, उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? कांग्रेस 110 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, उद्धव भी 100 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। नहीं हुआ संवाद। और इतना ही नहीं, सपा ने 12 सीटों की डिमांड रखी है, यानी कि महाविकास आघाड़ी में समस्या काफी गहराने वाली है। हर एक पार्टी अपनी तरफ से सीटें मांग रही है। एनसीपी कम सीटों पर एडजस्ट नहीं करना चाहती है, एनसीपी भी खुलकर विरोध कर रही है। चलो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी और आपसे ही जानना चाहूंगी, आपका क्या कहना है महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ है? देखिए, तारीखों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया गया, चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया तो यहाँ पर घमासान और ज्यादा हो गया। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला जो है वो तय नहीं कर पा रही है, ना तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया जा पा रहा है, ना ही बीजेपी कर पा रही है कुछ एडजस्टमेंट। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है राकेश जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, महाराष्ट्र का जो चुनाव है विधानसभा का, भावी राजनीति के लिए दोनों गठबंधनों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये खींचतान बहुत दोनों तरफ बराबर से है। और महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसकी जो सबसे बड़े घटक के रूप में जो पार्टियां हैं, उनमें तनातनी की मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब, तो पिछले महीने जब बम्बई गए थे तो उन्होंने बैठक में
इशारों में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी एकला चलेगी। और इस भनक के बाद से एकनाथ शिंदे गुट के लोग बहुत घबराए हुए हैं। अजित पवार साहब का गुट भी घबराया हुआ है। तो सब अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगना चाहते हैं। इस बीच में आपने देखा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी का जो शुरू में आपने होर्डिंग दिखाया, ये लग गया क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब, वो अब उप मुख्यमंत्री हैं और अब उन्हें देवा भाऊ के नाम से अपने होर्डिंग लगवाने पड़ रहे हैं क्योंकि फडणवीस चल नहीं रहा। वहाँ हिंदू मुस्लिम और कांटों और मदों वाली बात चलने वाली नहीं है जो हरियाणा में चल गई। महाराष्ट्र का चरित्र बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र के मतदाताओं का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वो देश की आर्थिक राजधानी है, देश को जीएसटी में सबसे ज्यादा पैसा देती है। तो वहाँ के लोगों को आप हिंदू मुस्लिम करके बरगला नहीं सकते। और आप देखेंगे कि आने वाले 1-2 दिनों में दोनों गठबंधनों में सुलह सफाई हो जाएगी। लेकिन ये अड़ने अड़ाने का काम तो देखिए चलता है क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। यहाँ कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा सीटें मांगेगी तो एनसीपी भी कम पे समझौता नहीं करना चाहेगी। लेकिन एनसीपी को और कांग्रेस के साथ खड़े दीगर दलों को ये मालूम है कि इस समय देश में कोई भी क्षेत्रीय दल अकेले भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस की हिस्सेदारी सबको रखनी पड़ेगी जो अपोजिशन में है। और इस लिहाज से ये समय तो नहीं 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक सवाल है महायुति का, तो इसमें तो देखिए केंद्र का सारा दखल है। केंद्र सरकार जिस करवट लेगी उस करवट सारे सहयोगी दलों को आना पड़ेगा। अब समय बहुत कम बचा है। मतलब तो अजित पवार साहब इस गठबंधन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं और न सिंध के साथ जा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो तमाशा होगा, जो विधानसभा चुनाव होगा, बहुत रोचक होगा। यहाँ बटेंगे और कटेंगे का फार्मूला बिल्कुल चलने वाला नहीं है। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। अजय पाठक जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी देखिए, सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तो अब तक का गठबंधन तय नहीं कर पाई है। बीजेपी अपनी तरफ से डिमांड कर रही है, वहीं पर अगर देखें एकनाथ शिंदे तो उनका अपना कहना है, उन्हें अपनी सीट्स चाहिए। ऐसे में पोस्टर लगा देना योगी आदित्यनाथ का ये सोचकर कि आखिर कटोगे तो बटो की रणनीति जो है, ये एजेंडा जो है महाराष्ट्र में भी काम कर जाएगा। क्या वाकई आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो तमाम एजेंडे बाकी विधानसभा चुनाव में या बाकी राज्यों में काम कर गए वो महाराष्ट्र में भी कर जाएगा? क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ खास लोगों का रुझान नजर तो आया नहीं था। आखिर ये होर्डिंग्स क्यों लगाई जा रही है? पूजा जी, मैं 2 पार्ट में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली चीज तो हमारी जो महायुति है उसमें किसी तरह का कोई खींचतान नहीं है। 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिक्लेयर कर दी और सबसे पहले डिक्लेयर कर दी। और ये युति के, हमारे महायुति के गठबंधन की ये मजबूती दिखाता है। और वहाँ खींचतान है, हमारे यहाँ किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है। हम लोग सब लोग मिल बैठ करके एक तो ये खबरें क्या है सर? ये खबरें क्या है अजय जी? ये खबरें प्लांट की जाती है, खबरें निराधार है, किसी तरह की कोई खबर नहीं है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि मीडिया जो खबरें चला रही है ये अपनी तरफ से बनाकर खबरें चलाई जा रही है? ये अपनी तरफ से हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना अजीत दादा पवार में, ना ही शिंदे साहब में। हम तीनों लोग एक साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एक एजेंडा है विकास का। और जहाँ तक बात रही, नहीं अगर विकास का एजेंडा है तो ये जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कटोगे तो बटोगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने मतलब यूपी के सीएम का होर्डिंग इतना बड़ा लगा दिया आपने, इसके पीछे क्या तर्क देंगे? उसका भी मैं जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए, ये योगी साहब ने बोला, खुलेआम बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे। ये तो इतिहास है ना, ये भारत का इतिहास है कि जब हम बटे हैं तब पाकिस्तान बना है, जब हम बटे हैं तो आज बांग्लादेश में क्या स्थिति है, जब हम बटे हैं तो अफगानिस्तान क्या हुआ, जब हम बटे तो कश्मीर क्या हुआ, जब हम बटे तो बंगाल में क्या नहीं हुआ। तो जब आपको लगता है कि बेहतर काम बीजेपी ने किया और एकनाथ शिंदे जो बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के साथ रहकर काम कर चुके हैं, तो होर्डिंग्स भी आपको उनके काम के लगाने चाहिए थे ना। आखिर महाराष्ट्र चुनाव में जरूरत क्यों पड़ गई योगी जी के चेहरे को इस्तेमाल करने की? 100% हम काम पे ही वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम हिंदुत्व को छोड़ करके कहीं गुलामी थोड़ी करने जाएंगे। यानी आप कहना चाहते हैं सीधे तौर पर, यानी आप कहना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे आप?
धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। अभी आपने खुद कहा सर, अभी आपने कहा हिंदुत्व को छोड़ के थोड़ी कहीं चले जाएंगे, अभी आपने ही कहा ना। भैया हम हिंदू हैं तो हिंदू होकर के कहीं दूसरी जगह थोड़ी चले जाएंगे। लेकिन वोट अगर आपको चाहिए, आप एक सरकार बनाना चाहते हैं सर, सरकार आप खाली हिंदुओं को साथ ले जाकर थोड़ी ना बना पाएंगे। सरकार तो देश की जनता चुनती है ना, और देश की जनता तो हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम भी होगी, सिख भी होगी, ईसाई भी होगी, लेकिन यहाँ तो आप नेशनल टेलीविजन पर सिर्फ हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। पूजा जी जवाब तो लीजिए पूरा। सर जवाब तो मैं सुन ही रही हूँ जब से। हमारा नारा है पूजा जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो फिर इस साथ में आप क्यों कह रहे हैं कि खाली हिंदुओं को आगे लेके चलेंगे? ये तो आप खुद ही अपनी बातों में फंस गए सर। बिल्कुल नहीं, हिंदुओं को सिर्फ आगे लेके चलेंगे ऐसा नहीं है, अभी आपने कहा साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो योगी जी ने कहा कटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये तो भारत का इतिहास है। हिंदू अगर जहां जहां है वहीं पे वही एक है, वही सब कुछ संविधान है, वही सारी चीजें हैं। सर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बटेंगे तो कटेंगे की जो ये रणनीति आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये मुश्किल में डाल दे आपको। ठीक है, शिवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। शिवानंद जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अजय जी का जवाब आपने सुना, राकेश जी का भी जवाब आपने सुना, क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव जो इस बार होने हैं विधानसभा के, तनातनी अगर यहाँ नहीं सॉल्व हो रही है तो महाविकास आघाड़ी में भी बड़ी खींचतान मची हुई है, सीटों का फॉर्मूला कैसे तय करेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी। संविधान की मैं रक्षा का हमारा कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान हम चलाने वाले हैं, और मोदी और अमित शाह जी फेल्यूर है तभी योगी को ला रहे, उल्टा हमारा फायदा हो जाएगा। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कुछ भी सब कुछ ठीक है, और आज शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा मैडम। एक दो सीट पे इधर उधर विदर्भ में चल रहे तो वो सोल्यूशन निकल गया है। अभी ये जो बीजेपी आरएसएस ये जो फेक न्यूज सब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शिवसेना अमित शाह को मिल गया, ये कर दिया, फेक अफवाह मिसगाइड करना चालू हो गया है। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो योगी का कटेगा तो बटेगा, तो अभी अजित पवार गुट का बाबा सिद्दीकी का हत्या हुआ, हाई प्रोफाइल मर्डर केस हुआ, उसमें अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी फेल्यूर सरकार है, और थोड़ा भी डेवलपमेंट नहीं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक मोहब्बत की दुकान हमने चालू किया है। इन्होंने जिस तरह से जातियों में झगड़ा करना, आरएसएस बीजेपी का ये प्लान है, इलेक्शन के बाद एकनाथ शिंदे अजित पवार जीरो हो जाएंगे, बीजेपी का प्लान है, बीजेपी का ए प्लान बी प्लान रेडी है, और यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बनना तय है, और 101% तय है मैडम। दूसरी बात, बेकारी बहुत चरम पर्च पर है, और रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, कोई भी प्लानिंग, कोई भी फैक्ट्री आया, वेदांता आया तो गुजरात को लेके गया। महाराष्ट्र सीएम, डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? सिर्फ मुंह चिप करके बैठे थे, कुछ भी नहीं किया। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश भी कंपनी चला गया, और महाराष्ट्र में नंबर 1 पे महाराष्ट्र था। आज महाराष्ट्र कहाँ जाके रख दिया बीजेपी ने? देवेंद्र फडणवीस जी को इंस्पेक्टर का हवालदार बना दिया, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस को हवालदार बना दिया। कुछ भी विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं, प्लानिंग नहीं, सिर्फ जातियों में झगड़ा करना, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, बेरोजगार बढ़ गया, फार्मर का सुसाइड आत्महत्या का प्रमाण बढ़ गया है। और आने वाले चुनाव में मत पेटी में मैडम इसका मैसेज जनता अपने इसमें डाल देंगे। हमारा कांग्रेस का लोकसभा में एक ही सीट था, अभी हमारा 15 सीट हमारा लोकसभा का बढ़ गया है, और माहौल बहुत अच्छा है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी शिवसेना और आदरणीय शरद पवार जी एनसीपी, हम तीनों मिलके सरकार बनाना तय है और कंफर्म है मैडम। और सपा भी हमारे साथ, इंडिया गठबंधन जीत रहे मैडम महाराष्ट्र में। और हमारे मित्र जो है जो आदित्य ठाकरे जो इन्होंने जो योगी आदित्यनाथ का जो बैनर होल्डिंग लगाया है, ये बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट हो
या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, हाँ। ये एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी पहली बार सरकार है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। उल्टा योगी आदित्यनाथ का बैनर और होल्डिंग लगाए तो हमारा जीत कंफर्म पक्की है। ठीक है, वोट से हम गुलाब चंद चुन जी के हमारे आएंगे। साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के गुलाब चंद जी। 156 सीटों पर बीजेपी और 78 से 80 सीटें शिंदे गुट को देने पर फिलहाल सहमति बन चुकी है, लेकिन क्या वाकई ये सहमति संतुष्ट कर पाएगी शिंदे गुट को? पूजा जी, महायुति में जहां तक सहमति और सामंजस्य की बात है, चलिए ठीक है, दोबारा रुक करूंगी गुलाब जी आपका, लेकिन संजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट से। संजय जी देखिए, बीजेपी का फॉर्मूला तो भाई तय हो गया, लेकिन अब भी अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की तो यहाँ बड़ी कश्मकश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमें इतनी सीट चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस कह रही है कि हम 110 सीटों से कम पे नहीं आएंगे, सपा अपने लिए सीट की डिमांड कर रही है। क्या बीजेपी के सीट के फॉर्मूले को देखने के बाद, उसका इंतजार करने के बाद ये तय होगा? क्या पहले से ही तय नहीं किया जा सकता कि कितनी सीटें किस पार्टी को देनी है, किसको कितना किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए तो शायद जीत तय हो सके कांग्रेस की या फिर महाविकास आघाड़ी की? अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, अच्छा अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। अच्छा, अमित शाह से मिले संजय राउत, फोन किया, देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। ये जब आदमी चुनाव हारने लगता है क्योंकि चुनाव नहीं माना है बीजेपी ने, इसको युद्ध माना है। हिमाचल हम जीत आए हैं 2 की कड़ी में, तो हम आके महाराष्ट्र में भी अफवाह फैला के जीत लेंगे। मोहन भागवत कहते हैं ये चुनाव की तरह देगी इसको, लेकिन युद्ध की तरह देख रही है भारतीय जनता पार्टी। जंग दोनों देगी। सर संजय जी इस सवाल पर भी मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, आरोप लगाने से बेहतर पहले अगर हम अपनी पार्टी की बात कर ले, महाविकास आघाड़ी की बात कर ले, तो उसमें बताइए कि सीटों का समीकरण कैसे बैठाएंगे आप? सीटों का समीकरण हमारे यहाँ बन चुका है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें पहले डिक्लेयर कर दी, जो गठबंधन हुआ नहीं, लेकिन हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया गठबंधन, आज समाजवादी पार्टी और भी जो हमारे इंडिया गठबंधन शामिल है, सब एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन तहत तो न हमारे सीटों में न उद्धव ठाकरे में कोई। तो जब आप कह रहे हैं कि सीटों पर सहमति बन गई है तो खबरें तो नहीं आई अभी तक कि क्या सहमति बनी है? अभी 24 से 25 सीटें अब भी ऐसी है जहाँ पर पेच फंसा हुआ है और उस पेच को ना तो आप कस पा रहे हैं ना ढीला कर पा रहे हैं। मैंने क्या कहा तुझे, अफवाह सबसे ज्यादा देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सिंध क्या कर रहे हैं, अमित शाह यहाँ तक कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमने नहीं कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब जो गृह मंत्री या देश का वो अपनी पार्टी के लिए कह रहा मैं अकेले चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन हमारे किसी गठबंधन में अभी कांग्रेस प्रवक्ता बैठे क्या अकेले चुनाव लड़ना जा रहे हैं? नहीं जा रहे, हम अकेले चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, एनसीपी के चुनाव नहीं जा रही। तो हमको अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे सरकार बनाने में हमने 1.5 महीने लगा दिए थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, तब भी अपूर्ति कि सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार बनी, 2.5 साल चली। अब अगर जुटेरे लूट लेने में खरीद फरोख्त कर ले, सरकार गिरा दे, तो उसमें महाविकास आघाड़ी करती नहीं है, खरीद फरोख्त करने वाले करती है, उसका जनता उठेगी। आज जनता जो लोकसभा चुनाव दिया भारतीय जनता पार्टी को, वही महाविकास इंडिया गठबंधन लोग जब अच्छी सीटें देंगे 200 ऊपर सीटें देंगे। यही कॉन्फिडेंस नजर आया था हरियाणा चुनाव में, लेकिन परिणाम आपने भी देखा होगा। खैर, कॉन्फिडेंस अभी भी है। उम्मीद करती हूं कि कॉन्फिडेंस के साथ इस बार जो रणनीति है वो भी कांग्रेस पार्टी की मजबूत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर घात से ही सब कुछ खराब हो जाता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा रुक करूंगी आप लोगों का, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मचे घमासान पे आज डिबेट चल रही है। भोला सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद है बीजेपी के। भोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी भोला जी, बहुत ज्यादा घमासान की खबरें सामने आ रही है और खबरें ये हैं कि बीजेपी जब इतनी बेहतर पार्टी है ही तो सहयोगियों के साथ आकर सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय कर पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है?
देखिए कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारे एनडीए के घटक दल हैं, हमारी पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों में अपने घटक दलों के साथ में सीट शेयरिंग करके मिलके चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे, ये काफी पहले से भी बोला जाता रहा है। लेकिन मिलके चुनाव लड़ने से पहले और सरकार बनाने से पहले सीटों पर जो घमासान मचा हुआ है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि शिंदे गुट जो है उनकी अपनी डिमांड है सीटों को लेकर। वहीं अजीत पवार की अगर हम बात कर ले तो वो अपने रुख में नजर आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 105 सीटों से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे कैसे होगा? पहले सीटों को तो तय करना ही पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सीटें तय होंगी और हमारी बैठकें सब बैठ के व्यवस्था बन गई है। सीटें शेयरिंग पे बातचीत हो गई है और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसको बैठ कर रिजॉल्व करेंगे और साथ में रह के आगे बढ़ेंगे इसमें। बिल्कुल। बोला जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक होर्डिंग लगाया गया योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उस स्लोगन का यूज किया गया है, कटोगे तो बटोगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले आखिर इस होर्डिंग का क्या मतलब है? क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री उनके होर्डिंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां एकनाथ शिंदे के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने चाहिए थे, उनके वर्क रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए था। देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो उनके नेता महाराष्ट्र के हैं और झारखंड के में, क्योंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव है, तो अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उनके सहयोगी दलों के नेताओं के भी फोटो लगेंगे। दूसरा, योगी जी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि योगी जी का क्यों होर्डिंग लगा। योगी जी की पूरे देश में सभाएं होती हैं, पूरे देश में चुनाव में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भाजपा के किसी नेता का अगर होर्डिंग लग रहा है पूरे देश में, तो किसी को आपत्ति क्यों? कटोगे तो बटोगे, इसके जरिए क्या संदेश बीजेपी का? देखिए मैडम, क्या है कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आईएनडीए के लोगों ने अनुसूचित जाति वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को, ओबीसी वर्ग को संविधान और आरक्षण का नाम लेके गुमराह करने का काम किया है। हमने देखा कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट आए, कांग्रेस और आईएनडीए के नेताओं ने हाथ में संविधान लेके कसम खाई कि हम संविधान के लिए रक्षा करेंगे। लेकिन वही राहुल गांधी जो कसम खाते हैं संविधान की, वो अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे अगर देश में सत्ता में आते हैं तो ये जो दोगरा चेहरा है, जो कांग्रेसी कहते कुछ है करते कुछ हैं। अभी राहुल गांधी जी रांची गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने, संविधान को लेके खड़े थे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान में आके अपना कुछ स्टेटमेंट रखते हैं और हिंदुस्तान के बाहर जाके अपने देश के और देशवासियों को अपमानित करने की कुछ और बोलते हैं। तो ये जो विषय है, जो भ्रमित लोग हुए, क्योंकि अपने लोगों को कंफ्यूज करने का काम कुछ नेताओं ने झूठ बोल के किया, अभी वो लोग समझ चुके हैं। और जो संदेश है हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, कि माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की पॉलिसी को लेकर लगातार 10 साल काम हुए हैं, योजना बिना किसी भेदभाव के नीचे पहुंची है, तो पार्टी का यही संदेश है कि आप सब एकजुट होइए और एकजुट होकर भाजपा के और एनडीए के साथ में रहिए, ताकि जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में देश के हर नागरिक की सहभागिता रहे। लेकिन सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का सिर्फ यही एक प्रयास, लेकिन सबके साथ में अपने सहयोगियों के चेहरे को ही अगर आप देख लें तो काफी उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अजीत पवार की बात कर ले, देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, या फिर बात कर ले एकनाथ शिंदे की। सीटों पर जो शेयरिंग होनी है, जो फॉर्मूला तय होना है, शिंदे गुट की ओर से डिमांड की जा रही है, लेकिन बीजेपी की सहमति उस पर नहीं बन पा रही है। और ऐसी सिर्फ खबरें नहीं है, ग्राउंड जीरो पर अगर हकीकत को देखा जाए तो वाकई ये हकीकत है। तो सहयोगियों को ही साथ लेकर बीजेपी नहीं चल पा रही है, तो कैसे महाराष्ट्र का चुनाव आसान होगा सर? कहीं यहाँ पे फिर से जरूरत ना पड़ जाए जोड़ तोड़ की राजनीति की पहले की तरह? देखिए ये सब विरोधियों के दुष्प्रचार का मिथ्यात्मक दुष्प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हर नेता, हर सहयोगी दल
भाजपा के साथ एनडीए के गठबंधन के रूप में मिलकर आगे बढ़ रहा है। कभी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपने देखा जब सरकार बनी लोग कहते हैं कि जी एनडीए के घटक दल हैं वो नाराज हैं, मंत्रालय को लेके वो हैं, अभी ये होने वाला है वो होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें विरोधी लोग चलाने का काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपके उससे कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है, और एनडीए मिलकर जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में भाजपा की सरकार रही, जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन हुआ, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो दोनों राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले। अच्छा बोला जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इस सीटों पर जो समीकरण है उसे तैयार किया जा रहा है और लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा बताइए, कब तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी एनडीए की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्यों में, झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की लिस्ट आ चुकी है, और जो सीट शेयरिंग हुई है वो जो हमारे घटक दल हैं उनको अपनी लिस्ट जारी करनी है, वो अपने प्रत्याशियों को अपने किन प्रत्याशियों को उनको लड़ाना है, कौन प्रत्याशी उनकी पार्टी के सिंबल से लड़ेगा, ये वो तय करके उनका लड़ाने का काम। भारतीय जनता पार्टी की मोस्टली सीटें अपने प्रत्याशी दोनों राज्यों में डिक्लेयर हो चुके हैं। बोलो जी, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे के स्लोगन के जरिए जो एक हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी चलाती है, एक बार फिर से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है एनडीए की ओर से या बीजेपी की ओर से कि महाराष्ट्र में इस स्लोगन के जरिए या इस कहावत के जरिए चुनाव जीत पाना आसान होगा। यानी कि आरोप सिर्फ विपक्षी ही नहीं, ग्राउंड जीरो पर आप जाएंगे तो कई लोग भी ये लगाते हैं कि बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है। देखिए, ये विपक्षियों का आरोप है और विपक्षी इन आरोपों के द्वारा जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करती है। लेकिन मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर हम पिछले 10 साल के काम देखें और 10 साल में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम उठा के देखें तो कोई व्यक्ति ऐसा अपेक्षित नहीं है, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई जाति जिसको योजनाओं का लाभ ना मिला हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर सपोर्टर है वो भी और जो नहीं है वो भी। हर व्यक्ति को जो इस देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसको उसकी आवश्यकताओं के लिए योजना देने का काम, एक समान एक नजरिए से देखने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और आगे भी वही हो रहा है कि जितनी भी कल्याणकारी योजना, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे पेंशन योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ देश के हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबके साथ सबके विकास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। निश्चित ही विरोधी लोग कुछ भी आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार में जो लोगों को लाभ मिला है, अगर विरोधी लोग उठा के देखें जिनको अपना वो वोटर मानते हैं, लंबे समय शासन के बाद अगर वो लिस्ट निकाल के देखें कि उन्होंने उन लोगों को कितना लाभ दिया, जितना 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को लाभ मिला है, उतना अगर विरोधी लोग अपने जिनको 100% वोटर मानते हैं अगर वो अपनी लिस्ट उठा के देखें तो वो बहुत पीछे उसमें रहेंगे। उन्होंने सिर्फ उनको गुमराह करने का काम किया है। भोला जी, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि सवाल उठ भी रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा आपने इतना चमका दिया बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के, जहां पर चेहरा चमकना चाहिए था एकनाथ शिंदे का, वहां आपने होर्डिंग लगा दिए योगी आदित्यनाथ के, उनके स्लोगन्स के। लगता नहीं है कि ये जो एजेंडा है या जो ये पूरी तैयारी की गई है ये वापस ही बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के लोग तो भाई अपने मुख्यमंत्री को चुनेंगे, अगर उन्हें चमकाते तो बेहतर होता एनडीए के लिए भी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नेता बनने वाले हैं। हाँ। तो ये जो विरोध इस तरीके का वो लगा रहा है कि योगी जी, मैंने कहा कि योगी जी लोकप्रिय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं, हर नेता का फोटो हर प्रदेश में लग रहा है, तो ये कोई वो नहीं है कि योगी जी का ही क्यों लग गया। योगी जी कोई बाहर के तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है बोले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े। और देखिए, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शिवानंद जी, उनका रुख कर लेते हैं। शिवानंद जी, देखिए आरोप तो ये लग रहे हैं कि संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर आरोप लगाकर भी उन्हें लगता है अगर वो जीत जाएंगे तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं।
देखिए मैडम, बीजेपी हमेशा कूट राजनीति खेलते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कहीं भी आप देखो, अगर नरेंद्र मोदी सर 10 साल काम किया ऐसा बोल रहे, 2 करोड़ का रोजगार क्या हुआ? आज 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 जो बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उधर, 18 साल 17 साल के बच्चे 10-10 हजार के लिए मर्डर कर रहे हैं, कहाँ रोजगार है? अभी योगी जी इधर लाया है अयोध्या में, तो राम तो आपको सबक सिखा दिया है उनको, फिर भी वो जिस तरह से योगी का बैनर और होल्डिंग लगाए, उल्टा हमारा फायदा ही होगा, क्योंकि योगी जी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी फेल्यूर गवर्नमेंट है सेंट्रल का और स्टेट का, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी। यहाँ एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो चाहिए था, यहाँ योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया, क्योंकि उनको पता है बुलडोजर बाबा को लाने के बाद क्या होगा। उल्टा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सबसे ज्यादा वोट से जीत के आएंगे मैडम। दूसरी बात, जहां मध्य प्रदेश में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर ने जो अजित पवार के बारे में जो बात रखे थे, 2 दिन में डिप्टी सीएम बना दिया। इनका ये राजनीति है। अगर 10 साल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने, बीजेपी सरकार और आरएसएस अच्छा काम किया है, तो उद्धव गुट का तोड़ने का क्या जरूरत था? अगर शरद पवार का गुट तोड़ने का क्या जरूरत था? इन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता आपको सबक सिखा देगा आने वाले चुनाव में। जिस तरह से कूट राजनीति आज भी सेंट्रल में इन्होंने डबल इंजन सरकार जो चला रहे आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, ये दोनों भी अगर सपोर्ट निकाल दिया, मोदी और अमित शाह जीरो है, बीजेपी गवर्नमेंट तो 10 मिनट के अंदर गिर जाएगा। हाँ। और दूसरी बात, अच्छा शिवानंद जी, मैं ये सोच पाती हूँ और समझ भी पा रही हूँ कि इतना सब कुछ आप जानते हैं, इतनी स्ट्रेटेजी आपको मालूम है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की रणनीति ढीली पड़ जाती है, जीत तक पहुंचते आप तक से वापस आ जाते हैं। नहीं मैडम, ये बीजेपी का झूठ फैलाना इनका आदत है। ठीक है, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी देखिए, आपने भोला सिंह जी को भी सुना, बीजेपी के सांसद थे, हमारे साथ जुड़े हैं, और लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे भी आप बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं। क्या लगता है, ये जो एकनाथ शिंदे का चेहरा चमकना चाहिए था और जो योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स लगा दिए गए, और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो देखिए शिवानंद जी खुद इतनी बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें यह भी मालूम है कि रणनीति जो है वो अमित शाह की या फिर कह लीजिए बीजेपी की काम नहीं आने वाली है, उद्धव गुट को अलग ही क्यों किया था, इस तरह के तमाम सवाल अगर उठ ही रहे हैं, तमाम चीजें जानने के बावजूद कांग्रेस के लिए सब कुछ इतना मुश्किल क्यों हो जाता है अंत में? पूजा जी देखिए, कांग्रेस का मैं तो प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता हमारे शिवानंद जी हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जिस रफ्तार से और जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट तो आई है। जैसे हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतते हार गई, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव था ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसमें केंद्र शासित सरकार क्षेत्र होने के नाते वहाँ 5 विधायकों के नॉमिनेशन का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया था। वो दूर की कौड़ी थी कि भाई सरकार बनाएंगे हम ही, थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो नॉमिनेटेड लोग काम आ जाएंगे, लेकिन वहाँ वो मात खा के आई। तो इस दम को देखते हुए वो महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह एक नए ढंग से चुनाव इसलिए लड़ रही है कि वो जो नारा आपने अभी दिखाया ना हमारे योगी साहब का कि बटोगे तो कटोगे, तो भारतीय जनता पार्टी तो जहां गई वहां उसने बांटा। महाराष्ट्र में एनसीपी को बांट दिया, महाराष्ट्र में शिवसेना को बांट दिया, झारखंड में गई तो वहां को झारखंड मुक्ति मोर्चा को बांट दिया। तो ये जो पहले बांट चुके हैं तो इन्हें अपने साथियों के बचने का डर है, और ये डर ही लगातार आप देख रहे हैं कि आयातित नेता महाराष्ट्र में जाके खड़े करने लग रहे हैं। ठीक है, योगी जी बहुत विश्वास चालक है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनकी अपील महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है। हरियाणा एक छोटा सा 99 सीटों की विधानसभा थी, यहाँ 288 सीटों का राज्य है विधानसभा का। यहाँ अलग, यहाँ का जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र है, बिल्कुल भिन्न है उत्तर प्रदेश से और आपके हरियाणा से। तो आप मान के चलिए कि यहाँ ये यूपी और आघाड़ी के बीच में ये युद्ध होना है। मैं अभी झारखंड की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो आप देखेंगे जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रक्षात्मक खेल रही है,
और वो अपने पार्टी के नेता वहाँ देख भाई फडणवीस साहब का आना चाहिए ना। फडणवीस साहब का चेहरा आप क्यों नहीं चमकाना चाहते? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी करेगा और महाराष्ट्र की जनता भी करेगी, लेकिन आप नहीं चमकाना चाहते क्योंकि आपको यकीन है कि ये चेहरा अब चलने वाला नहीं है। काट की हानि बार बार थोड़ी पड़ती है। एकनाथ शिंदे साहब के हस्तेली में राजयोग था तो वो अपनी पार्टी को तोड़ करके इधर आके सरकार में बैठ लिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जिस ठाकरे को जानती है, जिस शिवसेना को जानती है, वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी को जानती है। जिस कांग्रेस के नेता को या एनसीपी के नेता को जानती है तो शरद पवार को जानती है। अजीत पवार साहब तो बच्चे हैं अभी शरद पवार साहब के सामने। तो अभी देखें आज चुनाव आते आते मतदान की तारीख से पहले तक कितनी भागदौड़ दोनों में होना है, शिवसेना में भी और एनसीपी में भी, जो कि सरकार के साथ है इस समय। तो ये एक बड़ा विचित्र चुनाव है। और खासतौर पर अभी जो बाबा सिद्दीकी की साहब का जो मर्डर हुआ पूरा एनसीपी के नेता का, तो जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के सबसे होनहार और चमकते सितारे सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दी गई, इससे ध्रुवीकरण तो अपने आप हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र की जनता समझ गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में वापस आती है तो ये आतंक और बढ़ेगा और लोग मारे जाएंगे और लोगों से फिरौतियां मांगी जाएंगी। इसलिए मुझे तो यहाँ से बैठ के दूर बैठ के ही लग रहा है कि महाराष्ट्र में परिवर्तन की हवा हरियाणा जैसी ही है, लेकिन अब कांग्रेस महाराष्ट्र में चूंकि हरियाणा में चूंकि दूध से गिर चुकी है तो महाराष्ट्र में छाछ भी फूट कर पिएगी और इस बार अपने हाथ से जीत को फिसल नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। जी ठीक है, अजय पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अजय जी आपकी ओर ही रुक करना चाहूंगी। देखिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पहले तो शिवसेना में ही किस तरह से दो गुट तैयार हुआ। एकनाथ शिंदे अपने नेताओं को लेकर अपने विधायकों के साथ समर्थन देते हैं बीजेपी को और सरकार बना लेते हैं। ठीक है, हाथ में राजयोग था तो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन ये रिपीटिशन होगा यानी समर्थन फिर से मिल पाएगा, ये बड़ा मुश्किल नजर आता है। क्योंकि अब महाराष्ट्र की जनता ये समझ चुकी है कि अगर बीजेपी की वापसी हुई तो जो इस बीच हालात बने महाराष्ट्र में, ये हालात गुंडागर्दी वाले फिर से बन सकते हैं। यानी कि उस समय तो आपने अपने पार्टी को धोखा देके ठीक है सरकार बना लिया, लेकिन बाला साहेब ठाकरे को और उनकी पार्टी जो उन्होंने तैयार की थी उस शिवसेना को टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल होगा इस बार। देखिए जो वरिष्ठ पत्रकार आपके बोल रहे थे उनकी बात का तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, किसी तरह का जवाब नहीं दूंगा उनकी बातों का। मैं जवाब दूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता का और आपका। हाँ, मैं एक तरफा बात करने वालों का कोई जवाब नहीं दूंगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मर्डर होने लगेगा, आतंक फैलने लगेगा। अरे आतंक तो तब था जब इस मुंबई को क्राइम कैपिटल कांग्रेस की सरकार जिसके समर्थन में आप यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं, उन्होंने क्राइम कैपिटल बना दिया था। यहाँ रोज बम फूटते थे देश में। लेकिन अजय जी सरकार अगर उस समय भी दो गुट नहीं तैयार होता तो बीजेपी की थोड़ी ना सरकार बन पाती। पूजा जी मुझे भी 2 मिनट बोलने दीजिए, सबको आपने बोलने दिया है। बोलिए अजय जी, बोलिए। जितनी बार बोल रहा हूँ उतनी बार आप टोक रहे हैं तो मैं बोलूंगा क्या? काउंटर क्वेश्चन तो पूछूंगी ना अजय जी, चले बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। बोलने पे जब बोलेंगे, देखिए महाराष्ट्र की जो महायुति है वो दोबारा वापसी करने जा रही है। 225 सीटों पे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा। इन लोगों ने सारी चीजें करके देख लिया, आज तक सीटों का बंटवारा इनका नहीं हो पा रहा है। 156 से 155 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की मिली है, बाकी 78 सीटें उनकी शिंदे सेना की मिली है। तो ये लोग इसी तरह की चीजें जब शिंदे सेना आए थे तब भी ऐसे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि 3 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चल पाएगी, 3 महीने में शिंदे को हटा दिया जाएगा। फिर बोले नहीं 6 महीने में हटा दिया जाएगा, इसी तरह के वरिष्ठ पत्रकार आया बोलते थे टीवी पे। फिर बोले नहीं साल भर में हटा दिया जाएगा, फिर बोले नहीं अभी चुनाव के पहले हटा दिया जाएगा। इनके पेट में इसी तरह का दर्द होता रहेगा। महाराष्ट्र की जनता विकास को चुनेगी और विनाश को नहीं चुनेगी। कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, बांटो और राज करो। 20% हमारा और 80% में बंटवारा। तो ये कांग्रेस की रणनीति हमेशा से रही है कि हिंदुओं को बांट के रखो और एक विशेष समुदाय को अपने साथ रखो। अब हिंदू जातियों में बंटने वाला नहीं है, हिंदू एक साथ रहेगा।
और सारा देश एक साथ रहेगा, सिर्फ हिंदू नहीं। आपके बांटने की राजनीति को ये देश समझ चुका है कि आपका चेहरा यहाँ कुछ और है। आपके राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं, यहाँ संविधान लेकर के जगह जगह खड़े होते हैं और उसी संविधान को, आरक्षण को खत्म करने के लिए अमेरिका में जाकर के अपील करते हैं कि हमारी सरकार आते ही हम वो संविधान को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसीलिए हरियाणा के जवान, किसान, पहलवान ने उठा के पटक करके राहुल गांधी को घर में बैठा दिया। पहले दिन से इसी तरह के वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटें हरियाणा में आएगी। सरकार बनने के बाद अब ये यहाँ बता रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट ही नहीं है, न कुछ हो सकता है। यहाँ भी वही हरियाणा दोहराया जाने वाला, यहाँ की जनता उसी हरियाणा की तरह छोटा राज्य था। अब इनका तर्क देखिए, इन वरिष्ठ पत्रकारों का कुतर्क देखिए, वो तो छोटा राज्य था जी। पहले दिन से इनको मैंने एक चैनल पे सुना था, पहले दिन ये बोला कि 15 सीटें आएगी। शिवानंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोले शिवानंद जी। आज यहाँ आकर के बोल रहे हैं कि 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं आएगी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें किया। मेरा कहना ये है कि देखिए, 15 हाई प्रोफाइल एरिया में हत्या होता है और शिवसेना का नेता घोषालकर का हत्या होता है। कल्याण में बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस का राइट है, गायकवाड़ पुलिस स्टेशन में फायरिंग करता है। शिवानंद जी जवाब सुन लीजिए, शिवानंद जी सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। और लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल्यूर है मैडम। और मुंबई में राजनीति नहीं चलेगा। अमित शाह, ठीक है शिवानंद जी, पूरा शिवानंद जी जवाब सुन लीजिए। हरियाणा का बात किया है बीजेपी ने, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बीच में इन्होंने गवर्नमेंट बनाया है। राम रहीम को बाहर निकाल के बीजेपी ने हरियाणा में जो किया 6% जो संजय द्विवेदी जी भी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है मैडम, ठीक है नरेंद्र मोदी। शिवानंद जी ठीक है। शिवानंद जी मुझे लग रहा है कि आरोपों का पिटारा जो है, आरोपों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, बाद में इस लिस्ट को खत्म कर लेंगे। संजय जी बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। पूजा जी बिल्कुल आखिरी समय है। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल नहीं होती, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो जब से डिबेट शुरू हुई है तब से एक बैनर की बात कर रही है, एक होल्डिंग की बात कर रही है। होल्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? होल्डिंग इन्होंने लगाई है और आदित्य ठाकरे और संजय राउत मिले अमित शाह से और फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। ये अफवाह बनाने की क्या जरूरत है? देखिए दिल्ली चुनाव हारेंगे इसी बात में, पश्चिम बंगाल चुनाव हारे। अब ये महाराष्ट्र चुनाव इन्होंने देख लिया है कि ये हारने जा रहे हैं, बिल्कुल इस पर ठोक दे। देखिए हरियाणा की पोजीशन अलग है। हरियाणा में कांग्रेस ने खराब चुनाव नहीं लड़ा, वहां के मतदाताओं ने बराबर वोट दिया है। जितना प्रतिशत भाजपा का है उतना ही प्रतिशत मिला है, 11% ज्यादा वोट दिया, सीटें ज्यादा आई। बिल्कुल देखिए बेहतर प्रदर्शन किया गया संजय जी, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है, राकेश जी आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। संजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, आपके जो सहयोगी आपके साथ है, क्या लगता है आखिर में सहमति सीटों को लेकर बन जाएगी? 100% बन जाएगी, बनी हुई है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी अफवाह फैल रही है फैलने दीजिए। ये महाराष्ट्र जनता जान गई है, महाराष्ट्र जनता समझ गई है। हाँ, महाराष्ट्र जनता समझ गई है, ठीक है। और वो जानती है पोस्टर बाजी जिन्होंने शुरू की, नहीं तो योगी जी की महाराष्ट्र की जरूरत क्या थी? चलो ठीक है राकेश जी बोलिए, बाकी सबका नाम है। ठीक है संजय जी बोले। राकेश जी देखिए भैया जी, मैं पाठक जी को बधाई देना चाहता हूँ। अगले उन्होंने कहा कि सरकार बनना चाहती है, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इस देश की जनता की याददाश्त बहुत खराब नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पिछले 4 महीने में 2 बार रूस और यूक्रेन का दौरा करते हैं शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन मणिपुर 1.5 साल से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री को 1 घंटे की फुर्सत नहीं मिली है। तो ये देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार इस देश को कैसे चला रही है। इसका जवाब अगर पाठक जी के पास है तो वो क्यों नहीं आ पाए, उनकी व्यस्तता क्या है या मजबूरी क्या है,
तो बहुत अच्छी बात दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में ये बात पूजा जी, चलो जवाब दूं ठीक मैं? है, ठीक है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन सीटों पर जरा समीकरण अगर बन जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बने इस घमासान के बीच जहां एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया, आखिर सीटों का समीकरण कैसे बनेगा और देश की आर्थिक राज्य यानी कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बार क्या कहेंगे, इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।